हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी यानी कि टिश्यूज के बारे में। हम लोग पहले से जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होती है। ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने पढ़े, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और पता है क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल सेपरेट आउट हुए हैं, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को, अपने पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो टर्म अराइज हुई क्या है? टिश्यूज। टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin which together perform a common or specific function। ठीक है, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे टिश्यू को? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन origin एंड विच टुगेदर परफॉर्म ए कॉमन स्पेसिफिक पार्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझना चाहें तो जैसे प्लांट सेल्स के अंदर जाइलम है, ठीक है, या पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट का जो फंक्शन है, मूवमेंट की जो बात करते हैं हम, वो मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से हो सकती है। ठीक है, मैसेज की ट्रांसमिशन है, हमारे स्किन के ऊपर कोई निडल से प्रिक करता है और वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये जो स्टिमुलस है, प्रिकिंग ऑफ ए नीडल, ये जो मैसेज है ये आपके ब्रेन तक पहुंचा विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू की हेल्प से वो आपके ब्रेन तक जाता है और आपके ब्रेन से फिर आप एकदम से हाथ जो है अपना रिमूव करते हैं उस एरिया से, तो आपकी मसल्स जो हैं उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर एग्जांपल दिए आपको, क्या जैसे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू इज एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin which work together to perform a particular, a common, a specific function। ठीक है, अभी जो टिश्यू की टर्म है, द टर्म टिश्यू वाज firstly coined by एन ग्रू। एन ग्रू नाम से एक प्लांट एनाटोमिस्ट थे। इन्होंने इन 1682 में जो टिश्यू टर्म थी इसको कॉइन किया। फर्स्टली कॉइन्ड बाय एन ग्रू इन 1682 इन प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी में एन ग्रू, नेहेमिया ग्रू नाम से एक साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने 1682 में टिश्यू टर्म को फर्स्टली कॉइन किया। लेटर बाय जेवियर बिशेट इन 1792। जेवियर बिशेट ने 1792 में इसको यूज किया इन एनिमल हिस्टोलॉजी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, यूज्ड बाय जेवियर बिशेट इन 1792 इन एनिमल हिस्टोलॉजी। एन ग्रू ने फर्स्टली इस टर्म को यानी कि टिश्यू टर्म को कॉइन किया 1682 में प्लांट एनाटॉमी के लिए, और जेवियर बिशेट ने 1792 में एनिमल हिस्टोलॉजी में इस टर्म का यूज किया। ठीक है, यहां पर दो टर्म्स आई हैं, एनाटॉमी, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी।
और ये जो टर्म है हिस्टोलॉजी, इसको आप बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जो हिस्टोलॉजी टर्म है इसको भी मेयर नाम से एक साइंटिस्ट ने, मेयर इन 1819, ठीक है 1819 में मेयर नाम के एक साइंटिस्ट ने हिस्टोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। और हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो ये तो थी टिश्यू क्या होता है, टिश्यू टर्म को किसने कॉइन किया, किसने प्लांट्स में यूज किया, इस टर्म को किसने एनिमल्स में यूज किया। ठीक है, उसके बाद हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज एक्चुअली स्टडी ऑफ टिश्यूज, वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हिस्टोलॉजी जो है उस टर्म को किसने कॉइन किया? मेयर ने, कब? 1819 में। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं कि टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्मिक बॉडी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या होगी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, हमने वीडियो की शुरुआत में बात की कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, और एक ही सेल प्रेजेंट है तो अब उस अकेले सेल की दुर्दशा क्या होगी कि सेल उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले हर फंक्शन को वो एक अकेला सेल ही परफॉर्म करेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के होने वाले बेसिक फंक्शंस जैसे फूड को ऑब्टेन करना, फूड को डाइजेस्ट करना, गैसेस का एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, तो ये सब जो काम है उस एक अकेले सेल को परफॉर्म करना पड़ता है। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस वहां पर किसी तरह का कोई जो डिवीजन है, वर्किंग का कोई डिवीजन नहीं है। जो सेल है वो सारा का सारा काम, चाहे वो फूड को ऑब्टेन करने का हो, उसको डाइजेस्ट करने का हो, गैसेस को एक्सचेंज करने का हो, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल हो, वो सारे काम वो इकलौता सेल परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, जब आप कंपेयर करोगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या है? मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और वहां क्या होता है? जो सेल्स हैं दे फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड दीज सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टीसेलुलर organisms, there are millions of cells are present which form different groups, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं and starts performing different functions. अब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या है? मिलियंस ऑफ सेल हैं जो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं और हर ग्रुप ऑफ सेल जो है वो अपना एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर फर्स्ट टाइम बात अपीयर हो जाती है कि जो टोटल फंक्शनिंग थी सेल की वो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो गई, यानी कि पॉइंट आ गया क्या? डिवीजन ऑफ
लेबर। क्या आ गया? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से जो वर्किंग है सेल की वो डिवाइड कर ली है उन्होंने। रेस्पिरेशन का काम कुछ अलग तरह का मटेरियल करेगा, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम जो है वो अलग तरह के सेल्स करेंगे, डाइजेशन का काम अलग तरह का जो सेल्स हैं वो करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग तरह के सेल्स परफॉर्म करवाएंगे। तो जो वर्किंग थी, बेसिक फंक्शनिंग जो थी सेल्स की, वो उन सेल्स ने डिवाइड कर ली है। लेबर को, अपने वर्क को क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन, अब क्या डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, तो workload on individual cells decrease। ठीक है, अब क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, जो लेबर था वो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिस तरीके से सारा वर्क बर्डन जो था वो एक अकेले सेल पर था वहां, ठीक है, वैसा सिस्टम यहां मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो इंडिविजुअल सेल्स थे उनका वर्कलोड जो था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन वर्कलोड increases the efficiency of cells, and the efficiency of their working। ठीक है, अब क्या है कि देखिए, आदमी के को अगर एक साथ कई सारे काम करने के लिए दे देंगे ना, तो आदमी क्या हो गया? कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी काम वो तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यूनिसेलुलर के केस में ऐसा ही होता, ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में क्या हुआ? अब अलग अलग काम जो है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स को दिए गए। ठीक है, तो वर्कलोड उनका रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब आपको 10 काम दे दिए जाएंगे अकेले को, तो क्या है? आप परेशान हो जाएंगे कौन सा काम पहले करें, और इस चक्कर में वो 10 के 10 काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। उल्टा की अगर वही 10 काम 10 लोगों में डिवाइड कर दिए जाएं, तो हर इंडिविजुअल जो है हर काम को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। किसी इंडिविजुअल को काम करते हुए दूसरे काम की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, वैसा सा सिस्टम यहां पर है। चूंकि वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, देन द एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स इंक्रीज। एफिशिएंसी जो थी वर्किंग की सेल्स की वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर हो रही है बात ये? तो ये टिश्यू फॉर्मेशन का बेनिफिट है। समझ में आ रही बात है? तो यूनिसेलुलर में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो ये सारे बेनिफिट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगा? टिश्यू फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन डिवीजन ऑफ लेबर। पहला पॉइंट क्या है? जो टिश्यू फॉर्मेशन है उसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर अपीयर हुई। दूसरा, टिश्यू फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। ठीक है, जो टिश्यू फॉर्म हुआ उसकी वजह से इंडिविजुअल सेल के ऊपर जो वर्कलोड था वो रिड्यूस हुआ। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है? अब चूंकि टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से वर्कलोड रिड्यूस हुआ, तो जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्किंग, एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर वर्किंग इंक्रीज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन वर्कलोड। क्लियर हो रही है बात? फिर देखिए, टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कॉम्प्लेक्सिटी गेन कर लेती है। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म organs which later combine to form organ systems. This raise the level of organization in organisms। ठीक है, टिश्यू जो है
वो कंबाइन करते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स जो है वो फर्दर कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है या ऑर्गन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को और ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि डाइजेशन का जो मेन काम है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और उनमें भी डाइजेशन का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो दीज organs and organ systems are specialized for carrying out a particular function। ठीक है, तो ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कब बनते हैं? जब टिश्यू प्रेजेंट हो, यानी कि सेल्स ने कंबाइन किया तो टिश्यू बने, टिश्यूज ने कंबाइन किया तो ऑर्गन बने, ऑर्गन्स ने कंबाइन किया ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करेंगे अलग अलग तो जाकर के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर रेज कर देता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सेलुलर स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ेगी तो वर्किंग भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसकी? टिश्यू फॉर्मेशन की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टिश्यू फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। ठीक है, टिश्यू फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। टिश्यू फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स इन ऑर्गेनिज्मिक बॉडी। ठीक है, फोर्थ जो टिश्यू फॉर्मेशन है इट रिजल्ट्स इन further organ and organ system formation which raise the level of organization in organisms। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है टिश्यूज की। एक चीज और आप यहां पर ऐड कर सकते हैं कि जो टिश्यू फॉर्मेशन है, चूंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है, अगर ऑर्गेनिज्म की सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल रेट जो होगा वो भी सेल्स का या ऑर्गेनिजम्स का हायर रहेगा। इट also increase the chances of survival। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा बेटर एफिशिएंसी होगी वो उतना ज्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएगा अपने इन्वायरमेंट के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंस है किसकी? टिश्यूज की। और इसके बाद में हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, अब चूंकि हमने बात की क्या कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो मेन कैटेगरी आ जाती हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या है, टिश्यूज जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट है। दूसरी बात, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो मेन कैटेगरी आ जाती है, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी में भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं और एनिमल्स की बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो यहां पर सवाल क्वेश्चन मार्क इस बात का राइज हो जाता है कि क्या प्लांट के टिश्यूज एनिमल के टिश्यूज से सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। ठीक है, नो डाउट प्लांट के अंदर भी वही सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो एनिमल्स के अंदर होती हैं। उनको भी फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन उनको चाहिए होती है, न्यूट्रिशन हमें चाहिए होती है। वो भी रेस्पायर करते हैं, हमें भी रेस्पिरेशन शो करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन उनकी बॉडी में भी होती है मटेरियल की, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में भी होती है मटेरियल की। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट जो है उनकी बॉडी में भी शो होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी में भी शो होता है। यानी कि हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के वो सेम है। ठीक है, तो क्या इसकी बेसिस पर प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो भी एनिमल टिश्यूज के जैसे हैं या उनके अंदर कोई डिसिमिलरिटी है? तो यहां पर टॉपिक राइज हो जाता है क्या? डिफरेंसेस इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ठीक है, अब प्लांट के जो टिश्यूज हैं और एनिमल के जो टिश्यूज हैं वो सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं, वो तो हमारे को ये टॉपिक पढ़ने के बाद में पता लगेगा। ठीक है, उससे पहले अगर हम कंपेयर करें तो हम बात कर सकते हैं कि प्लांट को हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम लोगों ने देखा उनको। ठीक है, हम खुद भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं तो हमें अपनी एक्टिविटीज के बारे में मालूम है। अगर आप प्लांट की लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं किसी भी एनिमल के लाइफस्टाइल के साथ
या प्लांट की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेंगे एनिमल की बॉडी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, या प्लांट की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंपेयर करेंगे एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, तो यहां पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट्स को कंपेयर करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या प्लांट्स, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या एनिमल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होगा, प्लांट्स दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, नॉन मोटाइल भी बोल सकते हैं आप। प्लांट जो है वो मूव नहीं करते हैं, प्लांट एक ही जगह पर जहां पर वो ग्रो कर रहे हैं वहीं पर वो फिक्स्ड रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि एनिमल्स के केस में दे आर मोटाइल, ठीक है। एनिमल्स के केस में क्या, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, और इन सर्च ऑफ मेट, जीवन साथी की तलाश में, टू रिप्रोड्यूस और अपने स्पीसीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्लांट की बॉडी में देखेंगे मोस्ट ऑफ द टिश्यू और सेल्स आर डेड। प्लांट के केस में क्या होगा कि जब आप प्लांट की बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, प्लांट की बॉडी के अंदर ज्यादातर टिश्यू जो होता है वो डेड होता है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स मोस्ट ऑफ सेल्स आर लिविंग। एनिमल्स के केस में क्या होगा, ज्यादातर सेल्स जो है वो क्या है, लिविंग है। तीसरा जो प्लांट है, यहां पर मैं नंबर डाल देता हूं, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यहां पर तीसरा पॉइंट लिखते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स जो है दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, ठीक है। प्लांट्स का केस अगर आप देखेंगे, आप अपने सराउंडिंग में कई सारे प्लांट्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं जो शायद उम्र में आपसे भी बड़े हों, ठीक है। हर साल जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो हर साल बढ़ती एज में वो नई ब्रांचेस ग्रो करते हैं, ठीक है। हर बार उन पर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, यानी कि उनके अंदर वो एज के साथ साथ अपना लाइफ स्पान के साथ साथ क्या क्या है, वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आ गया, दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। वो जो है अपने जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनमें नई ब्रांचेज हैं वो डेवलप होती रहेंगी हर साल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो अपने लाइफ स्पान में जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो ग्रो करते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, दे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है। जो एनिमल्स हैं जैसे ही वो अपने वेजिटेटिव या हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज से को क्रॉस करके एडल्ट स्टेज में या मैच्योर होते हैं, ठीक है। जैसे अपने टीनेज, ह्यूमंस के केस में हम बोल देते हैं टीनेज है, टीनेज को जैसे ही क्रॉस करते हैं यानी कि वो मैच्योर हो गए, उसके बाद में वो ग्रो करना बंद कर देते हैं साइज में। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि 18 साल की एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि मैच्योरिटी तक जो उनकी बॉडी है वो साइज में ग्रो करती है, उसके बाद उनमें ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। क्लियर। तो दे स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो ग्रो करेंगे, मैच्योर होने के बाद में उनमें ग्रोथ, साइज में ग्रोथ उनमें नहीं होती है, ठीक है। जबकि प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट्स जो है वो इस साल आपने देखा वो 8 फीट का था, अगले साल देखोगे वो 11 फीट का होगा, उससे अगले साल देखोगे वो हो सकता है 16 फीट का हो जाए। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, 18 के बाद में हाइट बढ़ना बंद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 19वें साल में वो 6 फीट का हो जाएगा, 20वें साल में 7 फीट का, ऐसा एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। एक चीज ये, ठीक है। फिर प्लांट्स में इंटरनल ऑर्गन्स
आर एब्सेंट। जो प्लांट्स हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई हार्ट या स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह का कोई टिश्यू जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम जो आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट की बॉडी में वो सिंपल होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, प्लांट्स हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जबकि एनिमल्स में, फोर्थ पॉइंट में, एनिमल्स हैव इंटरनल organs and organ systems। तो क्या बोला जा सकता है, दैट एनिमल बॉडी इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्लांट बॉडी। एनिमल बॉडी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट बॉडी। ठीक है, एनिमल बॉडी जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू प्लांट बॉडी। अब देखिए यहां पर क्या है, ये स्टेशनरी है। प्लांट जो है, प्लांट क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो उनको दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, जहां पर वो फिक्स्ड है वहीं पर ग्रो करते रहते हैं। जबकि एनिमल्स जो है वो क्या है, मोटाइल हैं, उनको दौड़ भाग करनी पड़ती है। दौड़ भाग करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है, तो एनिमल्स, अब यहां पर हम क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट यहां, दे रिक्वायर हाई मेंटेनेंस एनर्जी, whereas in case of plants, फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे, लेस मेंटेनेंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। प्लांट की बॉडी चूंकि स्टेशनरी है, फिक्स है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि उसमें ज्यादातर टिश्यू डेड है, तो डेड टिश्यू को कोई स्पेसिफिक मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए ओवरऑल जो एनर्जी कंजप्शन है प्लांट में खुद को मेंटेन करके रखने के लिए, खुद की मेंटेनेंस एनर्जी के तौर पर उसको काफी कम मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जबकि एनिमल्स जो है वो दौड़ भाग भी करते हैं और उनके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो लिविंग है, तो उनको खुद को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाईयर होती है एज कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है, फिर यहां पर एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट हैं दे ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। ठीक है, एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, एनिमल्स ग्रो नहीं कर सकते और आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है प्लांट्स के अंदर जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली या इंडेफिनेटली ग्रोथ शो करते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर इंडेफिनेट ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट अगर हम लिखना चाहें यहां पर, तो सिक्स्थ पॉइंट में मैं ऊपर वाले दो रब कर देता हूं पॉइंट्स। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में, plant tissues are further of two types, A and B. A is meristematic tissue and the second one is permanent tissue। ठीक है, प्लांट का जो टिश्यू है वो फर्दर दो तरह का होता है। क्योंकि प्लांट इंडेफिनेटली ग्रोथ शो कर सकते हैं, तो वो जो इंडेफिनेट ग्रोथ है प्लांट के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेफिनेट ग्रोथ इन प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट बॉडी की
इंडेफिनिट ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, उसकी बॉडी में प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, ये डिवाइड नहीं कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है प्लांट के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ज्यादा मैं यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, बस मैं इतना आप लोगों को बता देता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है प्लांट की बॉडी में, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। कंटिन्यूसली डिवाइड करने की वजह से नए सेल्स बनेंगे, और जो नए सेल्स हैं वो बाद में किस में चेंज होंगे, परमानेंट टिश्यूज में। अब परमानेंट टिश्यूज जो है ये क्या है, इन्होंने अपने प्रॉपर शेप जो है वो अटेन कर ली है, प्रॉपर फंक्शन अटेन कर लिया और अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, ये डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लांट के अंदर दो तरह का टिश्यू है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो इंडेफिनिट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनिमल्स में इस तरह की डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, 6 पॉइंट में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू आर एब्सेंट। एनिमल्स के केस में इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या कोई डिवाइडिंग टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल। प्लांट और एनिमल का लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे प्लांट्स के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर इंटरनली टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट या मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स जो हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी शो करते हैं, वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी शो करते हैं, तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बात करूंगा आपको, प्लांट्स चूंकि एक जगह पर फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, डेड टिश्यू मेन है उनके अंदर, तो इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, क्योंकि एक जगह पर खड़े रहना है। ठीक है, जैसे काफी लंबा कोई पेड़ है, उसके अंदर कई टन वजन है, ठीक है, तो वो खड़े रहेगा एक प्रॉपर पोजीशन में, तो उसको उस पोस्चर में मेंटेन रखने के लिए हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्लांट की बॉडी को डेड टिश्यू से ही अवेलेबल होगी। जो डेड टिश्यू होगा प्लांट की बॉडी में, वही उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, टिश्यू के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, और एट लास्ट हमने प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच में डिफरेंस पढ़े। ठीक है, यहां तक अगर किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं वहां। ठीक है, इससे नेक्स्ट पार्ट है प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन प्लांट टिश्यूज की अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो you're most welcome. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।